नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने है टर्बो टाइम्स का 22 अगस्त 2025 का समाचार अपडेट और हमारा इरादा है इसमें से जो सबसे ज़रूरी जानकारियां हैं और उनके गहरे मतलब हैं उनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्हें अब Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, Z कैटेगरी। हाँ, और इसकी जिम्मेदारी CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स संभालेगी। ये फैसला कुछ दिन पहले उन पर जो हमला हुआ था उसके बाद आया है। ये कदम जरूरी था शायद। ये हालिया हमले की गंभीरता को तो दिखाता ही है, लेकिन ये हमारी जो अंदरूनी सुरक्षा व्यवस्था है और जो राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं उनको भी सामने लाता है। Z कैटेगरी सुरक्षा मतलब एक बड़ा अपग्रेड है। इसमें सशस्त्र कमांडो का एक अच्छा खासा दस्ता होता है। ये फैसला यकीनन खतरे के आकलन के आधार पर ही लिया गया होगा और ये दिखाता है कि प्रशासन जो है वो सार्वजनिक जीवन में लोगों की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रहा है, खासकर तब जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सुरक्षा की बात चल रही है तो सीमा पार से भी कुछ खबरें हैं। पाकिस्तान ने भारतीय कमर्शियल उड़ानों पर जो प्रतिबंध लगा रखा था उसे अब 23 सितंबर तक बढ़ा दिया है। फिर से बढ़ा दिया? हाँ, और उधर भारत सरकार ने भी एक कदम उठाया है। पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय खेल संबंध वो अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। ये क्या संकेत दे रहे हैं? रिश्ते कहाँ जा रहे हैं? देखिए, ये दोनों ही कदम मतलब उड़ानों पर प्रतिबंध का जारी रहना और खेल संबंधों का टूटना, ये दुर्भाग्य से दिखाता है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और अविश्वास कितना गहरा है इस वक्त। अक्सर जब दो देशों के बीच रिश्ते बहुत खराब होते हैं तो हवाई संपर्क और खेल जैसे जो सामान्य आदान प्रदान होते हैं ना, उन पर सबसे पहले असर पड़ता है। ये एक तरह के प्रतीकात्मक कदम होते हैं जो दिखाते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत या तो बिल्कुल रुकी हुई है या बहुत ही सीमित है। और खेल संबंधों का टूटना तो ये दिखाता है कि तनाव अब सिर्फ सरकारों तक नहीं है, बल्कि वो आम लोगों और सांस्कृतिक दायरे में भी महसूस किया जा रहा है। और ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में भी काफी उथल पुथल मची हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा है, पश्चिमी यूक्रेन पर फिर हमले हुए हैं और उधर मध्य पूर्व में इजराइल ने गाजा सिटी में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। बिल्कुल, और ये वैश्विक संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के संघर्ष चल रहे होते हैं तो इसका असर क्षेत्रीय समीकरणों पर भी पड़ना लाजमी है। वैश्विक अस्थिरता अक्सर देशों को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति पर और ज्यादा ध्यान देने के लिए मजबूर करती है और कभी-कभी ये क्षेत्रीय तनावों को हवा भी दे सकती है। तो ये सारी घटनाएं एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हैं जो भारत के अपने रणनीतिक फैसलों और पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए अब जरा देश के अंदर की कुछ नीतियों और सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है, खासकर NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो आवारा कुत्तों की समस्या है उसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा बहुत बहस होती है। ये सीधे तौर पर शहरी जीवन, नागरिक सुरक्षा और पशु कल्याण, इन सब के बीच का एक बड़ा ही जटिल संतुलन है। कोर्ट का निर्देश है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन इसमें जो एक बात ध्यान खींच रही है वो ये है कि सड़क या सार्वजनिक जगहों पर उन्हें खिलाने की फीडिंग की अनुमति नहीं होगी। अच्छा, फीडिंग पर रोक। हाँ, और इसके लिए MCD यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वो विशेष टीमें भी बना रही है। देखिए, ये फैसला वाकई एक बहुत मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश लग रहा है। एक तरफ तो कुत्तों को उनके इलाके में वापस छोड़ने का जो निर्देश है वो पशु अधिकारों और एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के हिसाब से है। दूसरी तरफ ये जो सार्वजनिक स्थानों पर फीडिंग पर रोक लगाई है, ये शायद जो मानव पशु संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं, हाँ वो तो बढ़ रही हैं, और सार्वजनिक स्वच्छता की चिंताएं हैं, उनको शायद एड्रेस करने का एक प्रयास है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको लागू कैसे किया जाएगा? ये फीडिंग पर रोक लगेगी कैसे? सही बात है। क्या MCD के पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन है? क्या कोई स्पष्ट प्रक्रिया है? ये देखना होगा कि जमीन पर इसका क्या असर होता है। क्या ये वाकई समस्या का समाधान करता है या फिर कोई नई चुनौतियां खड़ी कर देता है? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक थोड़ी राहत भरी खबर भी है। सरकार की जो GST स्लैब कटौती योजना है उसके तहत SUV और सेडान जैसी बड़ी गाड़ियों के दाम कम होने की उम्मीद है। हाँ, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए तो यकीनन एक अच्छी खबर हो सकती है। भारत में ऑटो सेक्टर अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पिछले कुछ समय से बिक्री को लेकर थोड़ा दबाव तो महसूस कर ही रहा था। हाँ, थोड़ा स्लो डाउन था। जी,
तो जीएसटी दरों में कटौती खासकर बड़े वाहनों पर कीमतों को कम करके मांग को बढ़ावा दे सकती है। ये कदम शायद त्योहारी सीजन से ठीक पहले उपभोक्ताओं को लुभाने और इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट देने की कोशिश हो सकती है। हालांकि इसका असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां इस कटौती का कितना फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं और पूरा आर्थिक माहौल कैसा रहता है। सही है। अब जरा तकनीक, कनेक्टिविटी और अनुसंधान की दुनिया का रुख करते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प साझेदारी की खबर आई है UIDAI यानी हमारी आधार जारी करने वाली अथॉरिटी और स्टारलिंक के बीच। स्टारलिंक तो एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। हाँ, ये साझेदारी अपने आप में काफी कुछ कहती है। एक तरफ UIDAI जो भारत सरकार की एक प्रमुख संस्था है और दूसरी तरफ स्टारलिंक, एक ग्लोबल प्राइवेट कंपनी जो एकदम अत्याधुनिक सैटेलाइट इंटरनेट तकनीक दे रही है। इसका मकसद बताया जा रहा है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक इंटरनेट और डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचाना। मतलब उन जगहों पर जहां फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना या मोबाइल टावर लगाना मुश्किल है या बहुत महंगा है, वहां स्टारलिंक की सैटेलाइट सेवा शायद काम आ सकती है। निश्चित रूप से। देखिए, भारत ने डिजिटल इंडिया में काफी तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज भी देश के कई हिस्से हैं, खासकर ग्रामीण, पहाड़ी, दूर दराज के इलाके, जहां भरोसेमंद और तेज इंटरनेट एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। और UIDAI का काम तो आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरी डिजिटल सेवाओं से जुड़ा है, जिसके लिए कनेक्टिविटी तो रीढ़ की हड्डी है। स्टारलिंक जैसी जो लो अर्थ ऑर्बिट LEO सैटेलाइट तकनीक है, वो इन कनेक्टिविटी गैप्स को भरने में मदद कर सकती है। ये डिजिटल डिवाइड को कम करने और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में मतलब एक अहम कदम हो सकता है। तकनीक और वैश्विक जुड़ाव की बात हो रही है तो भारत व्यापार समझौतों पर भी जोर दे रहा है। खबर है कि भारत ने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये EAU क्या है और ये समझौता भारत के लिए क्यों अहम हो सकता है? EAU यानी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इसमें रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान शामिल हैं। ये एक बड़ा बाजार है, खासकर अगर हम ऊर्जा और खनिजों की बात करें। तो भारत के लिए इस समूह के साथ FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और मध्य एशिया के साथ अपने आर्थिक संबंधों को गहरा करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। ये भारत की विदेश नीति में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश का भी हिस्सा हो सकता है, ताकि वो किसी एक ब्लॉक या देश पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहे। हालांकि ऐसे समझौतों पर बातचीत अक्सर लंबी और जटिल होती है। और तकनीक के साथ साथ अनुसंधान पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो अच्छी बात है। IIT दिल्ली ने स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक नई बायोसेफ्टी लैब शुरू की है। हाँ, ये बहुत ही सकारात्मक खबर है। बायोसेफ्टी लैब्स, खासकर जो BSL-3 या BSL-4 स्तर की होती हैं, वो खतरनाक वायरसों और बैक्टीरिया पर सुरक्षित तरीके से शोध करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जी। कोविड-19 महामारी ने हमें सिखाया है कि संक्रामक रोगों पर शोध और वैक्सीन या दवा के विकास के लिए ऐसी उन्नत सुविधाओं का होना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। IIT दिल्ली जैसी प्रमुख संस्था में इस लैब की स्थापना भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता को मजबूत करेगी और भविष्य में जो स्वास्थ्य चुनौतियां आएंगी उनका सामना करने में मदद करेगी। ये दिखाता है कि देश में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है, जिससे गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा टालने को कहा है। हाँ, ये मानसून के दौरान पहाड़ी इलाकों में होने वाली एक दुखद और बार बार होने वाली घटना है। ये जलवायु परिवर्तन और अनियोजित विकास के असर की तरफ भी इशारा करती है। राजनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में एक नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है और बिहार में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ये दिखाता है कि विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और चुनावी राजनीति ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली के कुछ परीक्षा केंद्रों पर बम की झूठी धमकी की खबरें भी आईं, लेकिन गनीमत रही कि परीक्षा जारी रही। हाँ, परीक्षाओं के दौरान ऐसी घटनाएं काफी तनावपूर्ण होती हैं, लेकिन परीक्षा का जारी रहना महत्वपूर्ण है। और आखिर में खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें हैं। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अरे वाह,
ये तो बढ़िया खबर है। और युवा पहलवान तापस्या गहलावत ने U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। बहुत खूब। खेल के मैदान से ऐसी उपलब्धियां हमेशा हौसला बढ़ाती हैं और देश के युवाओं को प्रेरित करती हैं। इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए।